नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, 4 इश्यूज़ हैं। 4 इश्यूज़ में सबसे पहला इशू तो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उससे संबंधित। दूसरा है कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो डोपिंग कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी इमेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे डेंट होती चली जा रही है। तीसरा, स्टेट्स को जितना स्पेस मिलता है कि वो कितना डेट उठा सकते हैं, कितना कर्जा उठा सकते हैं जिससे कि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकें, उसमें चेंजेस किए गए हैं, वो जानेंगे। और चौथा कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का राउंड 5 का जो डेटा है वो रिलीज़ होया हुआ है, तो उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या इम्पैक्ट है और उसको और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 4 इश्यूज़ है, चारों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है द डेट दे ओ। इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर अदिति नायर ने। तो इनका ये कहना है कि हर साल जब शुरुआत होती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लिमिट दे दी जाती है, एक सीलिंग फिक्स कर दी जाती है कि आप कितना बोरो कर सकते हो। बोरो करने का मतलब हो गया उधार लेने का मतलब, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लिमिट दे दी जाती है और एक ये रूटीन अफेयर है, हर साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बता दिया जाता है कि जी बात ऐसी है कि इतना आप लोन ले सकते हो या इतना उधार आप ले सकते हो। बट अब की बार कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई सेपरेट एंटिटी काम कर रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई जॉइंट वेंचर के तौर पे काम किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशल पर्पस व्हीकल है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टैब्लिश किया है। तो वो क्या करेगा, पैसा उधार लेगा मार्केट से। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी गारंटी दे करके उस एंटिटी को पैसा दिला देगी मार्केट से, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो उधार लिया हुआ देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की ही एंटिटी ने लिया है, तो उसको अभी तक क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट का ओवरऑल जो डेट था ना उसमें मेंशन नहीं किया जाता था, वो ऑफ बजट बोरोइंग कंसिडर की जाती थी। मतलब जब बजट की बात आए कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट पे उस पर्टिकुलर स्टेट की जीएसडीपी के कंपैरिजन में कितना डेफिसिट है, उसमें उस चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता था। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पता नहीं पड़ता था कि भाई वाकई में कितना कर्जा है एक स्टेट पे। तो ये लूप होल्स थे। अब की बार क्या कर दिया, ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है ना, इसको भी बजट में ही इंक्लूड करने के लिए बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जी आप ये ऑफ बजट बोरोइंग करते हो, जो भी आपकी एंटिटीज है, जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनके थ्रू, तो बोले ये अब चलेगा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, वो भी तब जब पिछले 2 सालों में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने उधार लिया है इसी तरीके के रूट को फॉलो करते हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293(3) क्या कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी अगर उनको कोई भी नई बोरोइंग करनी है तो, है ना। और वो किस केस में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ उधार दे रखा है, ठीक है। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधार मांगती है, भाई सीधी सी बात है, पैसा दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बदले में पैसा तो मांगेगी ना। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इस रिलेशन को लेते हुए अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट उधार लेना चाहती है मार्केट से या कहीं से भी, तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। तो देखा जाए ना तो फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं। और हमारे यहाँ पर आपको पता है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है आर्टिकल 280 के अंडर में, हर 5 साल में, और वो अपनी तरफ से बताता है कि कितना फिस्कल डेफिसिट हमें अचीव करना है, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट को हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दे, बट अल्टीमेट फाइनल डिसीजन किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ जी हमारे इस पर्टिकुलर आने वाले 5 साल का जो पीरियड है इसमें किस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, क्या टारगेट हमारा होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो सिंपल सी बात है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक स्टेट की जो जीएसडीपी होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके कंपैरिजन में आप कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई कितना % डेफिसिट चल रहा है। और डेफिसिट का कैलकुलेशन सिंपल, फिस्कल का मतलब आपको पता है कि एक तरफ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर को एक तरफ रखो, एक तरफ कैपिटल इनकम कैपिटल एक तरीके से इनकम आती है और दूसरी तरफ से रेवेन्यू इनकम आती है, तो इन दोनों को एक्सपेंडिचर और इनकम को सेट कर लो। अगर आप माइनस में चले गए तो इसका मतलब डेफिसिट आ रहा है। उस डेफिसिट का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो जीएसडीपी के कंपैरिजन में, तो अपने आप पता पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सीलिंग फिक्स कर देती है हर स्टेट के लिए।
ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट को, केवल एक स्टेट को टारगेट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट दे देती है कि फिस्कल डेफिसिट इस पर्टिकुलर परसेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में अभी आप बात करें, अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है 2022-23, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सीलिंग फिक्स की है फिस्कल डेफिसिट की? हर स्टेट अपनी जीएसडीपी के 3.5% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट को राइज नहीं होने देगा। दूसरा, 0.5% की फिस्कल डेफिसिट और अलाउ कर दी है उन स्टेट्स के लिए जिन स्टेट्स ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम बोरोइंग कितनी हो सकती है एक स्टेट के लिए? उस स्टेट की जीएसडीपी के कंपैरिजन में ओनली 4% तक, मतलब हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो लोन लेने का तरीका। इसके अलावा ये 4% हो गया। अब पिछले टाइम पर आपको पता है स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस ग्रांट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम में, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन का फैसिलिटी अवेलेबल कराया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें 50 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा और रिटर्न कर देना है फिर स्टेट्स को दोबारा, है ना। तो इसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक की फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी फैसिलिटेट की जा रही है। तो ऐसे में आप देखो कि दोनों तरफ से बातचीत की जा रही है। एक तरफ तो क्या हो गया, स्टिक का मतलब कि जी अब स्टेट्स को जो भी बोरोइंग करनी है वो बजट में दिखानी पड़ेगी, चाहे वो अलग से करे चाहे कोई एंटिटी के थ्रू करे। दूसरा, जो स्टेट्स की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जो फंक्शन किए जा रहे हैं, उन स्टेट्स में, उन फंक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोन फैसिलिटी दी जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए की सभी स्टेट्स को, अलग अलग नहीं है, सभी इस 1 लाख करोड़ रुपए में से अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ सपोर्ट है, कैरेट है, दूसरी तरफ स्टिक है। तो इस तरीके का प्रोविजन जो अब की बार किया गया है। तो ये जो इस साल का कम्युनिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, ये सीधा सा क्या है कि भी ऑफ बजट बोरोइंग को अब आप स्टेट के बजट में ही शो करोगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट का ही लोन है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही कर्जा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली किसी भी एंटिटी के द्वारा लोन लिया जाता है तो इस तरीके से ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है, ये देखो पिछले 2 सालों में इंक्रीमेंटल ट्रेंड में रही है, क्योंकि सीधी सी बात है रेवेन्यू तो इतना कलेक्शन हो नहीं पाया है, तो इस केस में मजबूरन स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन लेना पड़ा, और लोन लेने के लिए लूप होल सी ढूंढे, जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टैब्लिश किया हुआ है, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक है, उसके थ्रू लोन लिया जा रहा है। पर होता क्या है, लोन लेने के बाद में अब उस लोन को रिटर्न तो करना पड़ेगा ही ना। अब लोन रिटर्न करने की अगर जिम्मेदारी हो तो उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया गया था। पर होता क्या है, वो प्रोजेक्ट्स तो इतने अच्छे परफॉर्म करते नहीं है, उल्टा करना क्या पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने बजट से पैसा निकाल करके और फिर बाद में पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट्स थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट चल रहे हैं। कैसे कि लोन लेने के टाइम पर तो ऑफ बजट दिखा दिया कि भाई बजट का पार्ट नहीं है, ये अलग सिस्टम है, और जब ब्याज और रीपेमेंट करने की बात आती है, ब्याज रीपे करने की और बैलेंस रीपे मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने की, उसको फिर बजट में दिखा देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऐसे में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सीलिंग फिक्स कर दी, जो ऑलरेडी हमने देख ली कितनी, 3.5% ऑफ जीएसडीपी, और अगर पावर सेक्टर में रिफॉर्म अच्छे से कर दिए तो 0.5% एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। तो सो ओवरऑल कितनी होगी, मैक्सिमम 4% तक, और 1 लाख करोड़ रुपए तक की व्यवस्था वो कर रखी है कि आपको अगर लोन की जरूरत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले सकते हो। सो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये फिस्कल ट्रांसपेरेंसी ला रहा है कि नहीं हमारे देश में, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे मान लो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, तो इस केस में रेवेन्यू जो है सरकार के पास में आती है, वो फिर पेमेंट्स में चली जाती है, और उस चीज़ को आप अकाउंटेबिलिटी में लेते नहीं हो। तो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को राइज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये गाइडलाइंस इशू की है 2022-23 के इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये इंक्रीमेंटल ऑफ बजट बोरोइंग कितनी हुई है ये कैलकुलेट करना बोले थोड़ा मुश्किल है, बाकी फिर भी अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो लगभग 8.4 लाख करोड़ रुपए तक का ये आप मान के चलो, ठीक है, कि स्टेट ने ओवरऑल कितना लोन लिया है ऑफ बजट, ठीक है ना, स्टेट्स ने, टोटल स्टेट्स ने मिला करके। देखो वैसे देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए 2003 में एक एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट। फिर इस एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करवाया गया था एनके सिंह कमेटी के द्वारा, तो उस कमेटी ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे चेंजेस किए। वो बात अलग है कि कोविड की वजह से सारे जो टारगेट्स थे एफआरबीएम एक्ट के बेसिस पे वो सारे फेल हो गए, ठीक है। अभी फिस्कल डेफिसिट आपको पता है अच्छा खासा बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। सो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि एफआरबीएम एक्ट के बेसिस पे
जो टारगेट दिया हुआ था स्टेट्स को वो भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो थी उन्होंने भी इस बिल को अप्रूवल, इस एक्ट को अप्रूवल दिया था। सो ओवरऑल बात क्या जाती है कि भाई उधार तो आप लेते हो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए और फिर रीपेमेंट करते हो बजट में से निकाल के, तो बोले ये चीज़ ठीक नहीं है, स्टेट्स के डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवरऑल वही चीज़ है कि अप्रोच जो है बिल्कुल डिफरेंट है और एक तरीके से स्टेट्स के लिए सरप्राइज भी हो सकता है, ठीक है, अनप्लेजेंट सरप्राइज, जिससे कि उनको परेशानी हो। भाई सीधी सी बात है, काम चल रहा था आराम से, पर वही चीज़ है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, फिस्कल कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है अगर बजट को अगर हमें इकोनॉमी को सही तरीके से आगे लेके चलना है तो। और आरबीआई ने आपको पता ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो राइज़ कर दिए हैं, तो कुछ स्टेट्स के लिए वैसे भी मुश्किल होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इंटरेस्ट अगर रेपो रेट और सीआरआर आरबीआई राइज करता है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी राइज होगी, तो उधार लेने में स्टेट्स को भी ब्याज ज़्यादा देना ही पड़ेगा, फिर बाद में उधार जो लिया हुआ हो उस पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से चैलेंजिंग तो है बेशक, बट फिस्कल ट्रांसपेरेंसी इससे आ जाएगी। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है स्टेबल पॉपुलेशन बट अनमेट नीड्स। आर्टिकल को लिखा है एस वाई कुरैशी जी ने। इनका ये कहना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी 5वीं रिपोर्ट आ चुकी है, 5वें राउंड की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हमें ये पता पड़ता है कि फर्टिलिटी रेट कितनी है, मतलब एक माता अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को पैदा कर रही है, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है। इसी तरीके से फैमिली प्लानिंग कितना हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन, एनीमिया, क्वालिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल पता पड़ती है जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी 1992-93 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फर्स्ट राउंड जो था वो 1992-93 में हुआ था, और अभी 5वां राउंड का जो है वो डेटा रिलीज हो गया है, जो कि 2019 से 21 के बीच का डेटा बताया जा रहा है। सो ओवरऑल इससे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंडक्ट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें अलग अलग एजेंसीज को ये काम अलोकेट किया हुआ है, जिसमें नोडल एजेंसी, मेन जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, ठीक है। और मुंबई बेस्ड ये इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरा डेटा कलेक्ट करता है, साथ में दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ में भी कोलैबोरेट करता है, जिससे कि प्रॉपर मैनर में हर एक सेगमेंट में अच्छे से अलग अलग स्टेट्स में सर्वे किया जा सके, जैसे कि यूएसएड, डीएफआईडी, यूनिसेफ और यूएनएफपीए। मतलब इंटरनेशनल एजेंसीज के बेसिस पे ये डेटा कलेक्शन होता है, सर्वे होता है, और फिर बाद में ये डेटा को फिर एक फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारे देश में फैमिली प्लानिंग और ये सारा जो इशू हमने देखा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसमें पूरा डिटेल हमें पता पड़ता है। सो ओवरऑल हमारा यहाँ पर टॉपिक मेन है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। टीएफआर का मतलब ये होता है कि एक माता अपने पूरी ज़िंदगी में कितने बच्चों को पैदा कर रही है, ठीक है, और वही टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 मानी जाती है। क्यों? रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि एक माँ और बाप दोनों मिलकर के कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 पे चल रहा है, एवरेज ऑल ओवर इंडिया एवरेज है ना, तो यूँ मानो कि माता पिता की डेथ के बाद में उनकी जगह उनके बच्चे ले लेंगे। कहने का मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन ना करे ना बिल्कुल बढ़े, ठीक है, कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए टीएफआर 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हमारे देश की अगर बात करें तो एनएफएचएस 5 के हिसाब से कितना आ गया टीएफआर? 2% पे। इसका 2 पे आ गया, 2% नहीं 2 पे आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया है कि हमने और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर ली है। अच्छा, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं 5 जिनकी परफॉर्मेंस नेशनल एवरेज से थोड़ी बिगड़ी हुई है, 2 से ज़्यादा टीएफआर है, और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर, जिनका यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना एवरेज चल रहा है। जैसे यहाँ पर बिहार का देखो तो टीएफआर कितना है? 3। मेघालय का कितना है? 2.9। यूपी का कितना है? 2.4। झारखंड का 2.3 और मणिपुर का कितना है? 2.2। ये सारे के सारे नेशनल एवरेज कितना आ गया है? 2। जबकि रिप्लेसमेंट कितना होता है? 2.1। एवरेज कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब पॉपुलेशन हमने बहुत हद तक, मतलब एक जो होती है ना कि बर्थ रेट है, उसमें तो देखो कंट्रोल अभी देखने को मिल रहा है। ओके, सो ओवरऑल देख सकते हो ये 5 स्टेट्स हैं जो कि नेशनल एवरेज से थोड़ा सा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बचे हुए स्टेट थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स पहले बीमारू बोले जाते थे, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स आया करते थे, इनमें से राजस्थान और एमपी ने तो कैसे जैसे करके अपनी टीएफआर को कंट्रोल कर लिया। कितना चल रहा है दोनों का? लगभग 2। झारखंड है वो और बाकी 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कौन से?
यहाँ पर झारखंड हो गया, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों ने मिलकर के अभी थोड़ा सा टीएफआर को इंक्रीज कर रखा है, ये बताया जा रहा है। राजस्थान और एमपी की टीएफआर कितनी चल रही है, नेशनल एवरेज के इक्विवेलेंट 2 की 2, ठीक है। और इसके अलावा यूटीज की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वहां पर अभी आप देखो कि रिप्लेसमेंट रेट से भी कम टीएफआर आ रही है, मतलब 2.1 से भी कम चल रही है। जबकि आप देखो कि वहां पर ऐसा कुछ टारगेटेड मैनर में नहीं किया गया था कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो, इनकम लेवल इंक्रीज करने के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हों, ऐसा कुछ नहीं था। तो राइटर जो कंसर्न यहाँ पे राइज करना चाह रहे हैं ना, वो यही कि हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में डेटा अवेलेबल भी है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1, जो कि रिप्लेसमेंट रेट है, उससे भी नीचे आ गई है। तो भी हमारे यहाँ पर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर उन कमियों को हम करेक्ट कर देंगे तो बोलो और कंट्रोल में ला सकते हैं पॉपुलेशन को बहुत जल्दी। और उन चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं, अनमेट नीड्स, जैसे कि फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना कि भाई फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, उनको मोटिवेट करना कि भाई फैमिली प्लानिंग से कितना फ़ायदा हो सकता है। बोले ये प्रोग्राम्स इतने अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बस जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। अनमेट नीड्स की बात करें तो ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट, अनमेट नीड का मतलब जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए तब जाकर के एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग हो, उसमें अगर देखें तो 9.4% अनमेट नीड्स चल रही हैं। मतलब 100 ज़रूरतें हैं ना, तो उनमें से अभी भी 10 ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और उसमें भी बोला मुस्लिम कम्युनिटी को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लगभग 11% से भी ज़्यादा अनमेट नीड्स हैं। तो ज़रूरत क्या है, मिशन मोड में ये अनमेट नीड्स है ना, इनको फुलफिल किया जाए, ठीक है। इसमें देखो, एक तो क्या है, मेल एटीट्यूड। हमारे यहाँ पर अभी भी 35% मेल्स क्या सोचते हैं कि बोला बच्चे को कंसीव करना और बच्चे को मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, ये बोले मेन ड्यूटी वुमेन की होती है, मेल्स की नहीं होती। तो बोले ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना होगा। बोला बर्थ कंट्रोल में जो हम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, नसबंदी की हम जो बात करते हैं, जिसको वेसेक्टॉमी बोला जाता है, तो वेसेक्टॉमी, मेल वेसेक्टॉमी बड़ी आसान होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। बट मेल क्या करेगा, जा तू करवा क्या, तो फीमेल्स को करवाया जाता है। इसके अलावा सिंपल कॉन्ट्रासेप्शन, फॉर एग्जांपल कॉन्डोम्स की हम बात करें तो ये बड़ा इजी यूज़ करना होता है, बट उसके बावजूद भी फीमेल्स पे ही इस चीज़ का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। तो बोला एक तो ये चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी अगर बात करें तो अच्छी न्यूज़ दूसरी ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो है टीएफआर रेट वो भी डाउन हुई है पिछले 5 सर्वेज में, ठीक है। जब फर्स्ट सर्वे हुआ था 1992-93 में, उस टाइम पर 4 से भी ज़्यादा टीएफआर हुआ करती थी, जो कि अभी कितनी आ चुकी है, 2.6 या 2.3 के लगभग आ गई है मुस्लिम्स में। तो बोला आने वाले टाइम पर और कम कंट्रोल में आ जाएगी। बर्थ कंट्रोल की बात करें तो वो अभी भी थोड़ा सा इतना अप टू द मार्क नहीं है। बर्थ कंट्रोल थोड़ा और अभी बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ओवरऑल क्या चाहिए हमें, भाई बात ये आ रही है घूम फिर के कि ये जो फर्टिलिटी बिहेवियर हम देख रहे हैं ना, जो टीएफआर में रिडक्शन है, बोले इसके पीछे कारण है कि लोगों में एजुकेशन लेवल, स्पेशली गर्ल्स में, इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में अवेयरनेस, हेल्थ सर्विसेज, इनकी एक्सेसिबिलिटी जितनी अच्छी बढ़ी है ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे से पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाई है। तो ऐसे में वुमेन जिन्होंने एजुकेशन अच्छी खासी की है, मान लो 12वीं तक की एजुकेशन की है ना, तो आप ये देखो कि उनकी टीएफआर कितनी आ रही है, 1.8। और वो वुमेन जिन्होंने एजुकेशन ली नहीं, स्कूल ही अटेंड नहीं की, उनमें टीएफआर कितनी आ रही है, 2.8। तो आप देख लो एजुकेशन का कितना डिफरेंस है। तो एजुकेशन का प्रमोशन फीमेल्स में और ज़्यादा होना चाहिए। फिर बात आती है पुअर्टी की, तो जो हमारी सोसाइटी का पुअरेस्ट सेगमेंट है ना, उनमें टीएफआर आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रिचेस्ट। सो ऐसे में हमें जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और इनकम लेवल की बात करते हैं, बोले ये तीनों चीज़ें जब इंप्रूव होती है ना, तो अपने आप ही फर्टिलिटी रेट कंट्रोल आ जाती है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना और पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए हमारे देश में जो अभी फिलहाल एक डिस्ट्रस्ट का माहौल चल रहा है, बोलो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर नहीं किया जा सकता। कारण कि एक तरफ जो है ये शपथें ली जा रही है कि जी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ इसी का रिटेलिएशन अगर मुस्लिम कम्युनिटी करे कि भाई हम उन लोगों की स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जो लोग मुस्लिम्स के साथ बिजनेस नहीं करते। तो जहां पर हम हमारी एक कहते ना कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करके और बच्चों को अवेयर कर दें कि भाई आप इस तरीके से अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी, इसका एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। ये एक तरीके का सिस्टम जो चल रहा है, इसको रोकना होगा
और जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 है, जिसमें हमने टारगेट लिया हुआ है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, फर्टिलिटी रेट को अंडर कंट्रोल लेकर के आना है, तो इसके लिटरेसी, इनकम जनरेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्विसेज, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें जो भी कोई अभी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, कोई भी, उनको हमें साइडलाइन करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर जो टारगेट है वो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोलंबो स्टॉर्म। देखो इस आर्टिकल में क्या है, सिंपल सी बात है कि देखो श्रीलंका में क्राइसिस ज़बरदस्त चल रहे हैं, सिविल वायलेंस आउटब्रेक हो चुका है वहाँ पर, और आप देखो कि जो महिंदा राजपक्षे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर को जला दिया गया और उनको फिर रिज़ाइन भी करना पड़ गया। अब रिज़ाइन करने के बाद में भी प्रोटेस्टर बिल्कुल राज़ी नहीं हुए। अब इसके पीछे कारण क्या था, एकदम साइलेंटली इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्टर्स, ठीक है, महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर, और उसके बाद में उन पर अटैक कर दिया गया उनको सप्रेस करने के लिए, और सप्रेस जब किया गया तो फिर भीड़ तो भीड़ होती है, उन्होंने वायलेंट आउटब्रेक कर दिया। रिजल्ट ये रहा कि महिंदा राजपक्षे ने रिज़ाइन किया और घर छोड़ के भागना पड़ा नेवी के हेलीकॉप्टर में। सो ओवरऑल आप देखो कि डिमांड ये चल रही है कि राजपक्षा फैमिली जो है वो फ्री करे श्रीलंका को। दूसरी तरफ गोटाबाया राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ऑपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में ला करके और एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली जाए, बट ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोई एंगेजमेंट शो नहीं कर रही है। सो ओवरऑल क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी ज़बरदस्त तरीके से कन्वर्ट होता चला जा रहा है। सो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या आ रही है वहाँ पर कि अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस कंट्रोल में नहीं आता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में शुरू कब होता है, जब 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग होती है, ठीक है, ईस्टर के टाइम पे वहाँ पर एक चर्च में अटैक होता है ज़बरदस्त, ठीक है, आईएसआईएस ने क्लेम किया था कि हमने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। दूसरा टूरिज़्म सेक्टर है वो बिल्कुल बर्बाद होकर के बैठा है क्योंकि कोविड की वजह से लोगों का आना जाना बंद है। इसके अलावा ये दो टूरिज़्म सेक्टर से ही इनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, वो नहीं मिलने की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रही है। जो विदेशी कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लान नहीं हो पा रहा है, इवन जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ हैं जो कि लोक लुभावनवाद पे चलने वाली जो स्कीम्स हैं उनके चलते वहाँ की इकोनॉमी और ज़्यादा बर्बाद होगी। आज परिस्थिति ये है, चाहे खाने के लिए अनाज हो, चाहे दवाई हो, चाहे मिल्क पाउडर हो, या कुकिंग गैस, एलपीजी गैस की बात कर लो, ये सब की प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हो रही है। इंडिया ने बेशक अपनी तरफ से असेंशियल गुड्स और मनी सप्लाई दी है, लगभग $3.5 बिलियन की एड हमने अभी तक इस साल में 2022-22 में प्रोवाइड कर दी है, और श्रीलंकन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है आईएमएफ के साथ में भी नेगोशिएट करने की, जिससे कि वहाँ से कुछ लोन मिल जाए, बेल आउट पैकेज मिल जाए, जिससे कि फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करके इकोनॉमी को ट्रैक पे लाया जा सके। बट जिस तरीके से ये इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ श्रीलंका जाना चाहता है, उसमें ये जो पॉलिटिकल आउटब्रेक हो गया ना, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये मुश्किल पैदा कर देगा। क्यों? अब अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल कोई कंट्री है तो कोई वहाँ पर क्या टूरिज्म के लिए जाएगा? रिस्क है भाई, मर जाएगा वहाँ जाके, तो टूरिज्म भी रुक जाता है। दूसरी तरफ अगर देखो कि आज की परिस्थिति ये है कि वहाँ पर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि जनता बिल्कुल नाराज़ है, और नया कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वहाँ दिख गया तो जनता उस इन्वेस्टमेंट को भी तोड़ देगी, फोड़ देगी, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगी, तो इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर अट्रैक्टेड नहीं होंगे। सो ओवरऑल ये जो पब्लिक ट्रस्ट है ना गवर्नमेंट में, ये रीस्टोर होना ज़रूरी है, नहीं तो श्रीलंकन इकोनॉमी अभी परिस्थितियों से जिससे गुजर रही है वो परिस्थितियाँ सुधरने का चांस बहुत दूर दूर तक बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस को ठीक करना ज़रूरी है। वैसे इंडिया ने अब की बार बिग ब्रदर वाला सिनेरियो नहीं अपनाया, इंडिया ने एक ही स्टैंड लिया है, बोला हम श्रीलंकन लोगों के साथ में हैं, ठीक है, और इंडिया ने इसीलिए मतलब एक कहते हैं ना सेंसिबल मैनर में सपोर्ट प्रोवाइड किया है अपने नेबर को। बोलो कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें केवल श्रीलंकन लोगों को सपोर्ट करना है। कुल मिला के गवर्नमेंट ने हमारी तरफ से ये कहा है। बोले ये इंडिया का स्टैंड बहुत अच्छा है, बट श्रीलंका में जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है इसको वहाँ पर सरकार को अब जल्दी हैंडल करना चाहिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है आज का, गेम्स दे प्ले। देखो नेशनल लेवल के 4 प्लेयर्स, 2 तो स्प्रिंटर और 2 ही थ्रोवर्स, चारों ने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और अभी एंटी डोपिंग टेस्टिंग हो रही थी। किससे पहले? कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उनसे पहले। पता पड़ा कि वो उनकी मतलब जो बैन की हुई ड्रग्स है ना वो उनके ब्लड सब्सटेंस में डिटेक्ट हुई।
जब ब्लड टेस्ट हुआ उनका। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि पिछले कुछ महीनों में हमें शौक पे शौक मिलते चले जा रहे हैं और इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ तो हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, और हम सोच रहे थे कि नीरज चोपड़ा जैसे और प्लेयर्स निकल के आएंगे, और आज भी हम यही सोचते हैं। बट दूसरी तरफ डोपिंग टेस्ट होता है और उसमें पॉजिटिव एथलीट्स निकल के आते हैं, पॉजिटिव सैंपल्स निकल के आते हैं। तो ये सीधा शो क्या करता है कि वाकई में अभी भी हमारे यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को राइज करने के चलते प्लेयर्स जो हैं वो हमारे देश की इमेज तक को भी डेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो रनर हो, चाहे जंपर हो, चाहे थ्रोवर हो, बोला इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। और जब पता पड़ता है कि जी आज इंडिया का हाल ये है डोपिंग के लिए कि 3rd रैंक पे आता है, वर्ल्ड में टॉप 3 रैंक पे आ रहा है डोपिंग टेस्ट की, अगर बात चीटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो रशिया के साथ में कीनिया आ जाता है, और फिर इटली दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया। अब आप देख लो कि हम कहाँ, मतलब डोपिंग टेस्ट में जो चीटिंग की जाती है या डॉप चीट की जाती है कि हाँ जी परफॉर्मेंस को राइज करने के लिए ड्रग्स ले लिए, उसमें हमारा देश कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख लो कि इसकी वजह से हमारे देश की इमेज जो है वो कितनी बिगड़ती है। ये प्लेयर्स कई ज़्यादातर तो क्या सोचते हैं कि भाई एक बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल के आ गए और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब वो इंटरनेशनल ग्रेड गेन करने के चक्कर में, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा राइज करने के चक्कर में कुछ ना कुछ ड्रग यूज़ कर लेते हैं। अब वो ड्रग यूज़ तो करते हैं डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वो ड्रग का इम्पैक्ट है ना वो उनकी बॉडी में रह जाता है, जब टेस्टिंग होती है तब पकड़ में आ जाते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल जब कंपटीशन होने वाले होते हैं ना, तभी ये डोपिंग टेस्ट में पता पड़ता है कि हाँ जी डोपिंग की हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एंटी डोपिंग डोमेस्टिक मैकेनिज्म है ना, एंटी डोपिंग मैकेनिज्म है ना, हमारे नाडा है और इंटरनेशनल लेवल पे वाडा है, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हमारा नाडा जो है वो फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रूटीन चेकअप करते हैं, अगर उनको हम सही तरीके से कर लें और वहाँ पर कोई लापरवाही ना बरतें, तो कम से कम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे तो हम कम से कम हमारी बदनामी को बचा सकते हैं ना। तो मैकेनिज्म को भी प्रॉपर्ली काम करना चाहिए जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं तो फिर हर बार इंटरनेशनल कंपटीशन होंगे, वहाँ पर इंडिया के प्लेयर्स जाएंगे, वहाँ पर डोपिंग टेस्ट होगा, पता पड़ेगा कि इंडिया के इतने लोग पकड़े गए, तो वहाँ से फिर रैंकिंग डिक्लेयर होती है कि डोप चीट इंडिया में कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा डोमेस्टिक मैकेनिज्म भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ ग्रीडी कोचेज होते हैं, लालची जो कोच होते हैं, जो ये चाहते हैं कि यार मेरे अंडर में जो भी एथलीट अच्छे से ट्रेनिंग लेगा और वो मेडल लेकर के आएगा तो मेरा नाम बढ़ेगा और मैं अच्छे से बार्गेन कर पाऊंगा और बाद में बड़े बड़े जो हाईएस्ट पेमेंट मिलने का चांस रहेगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे में वो मिसलीड करते हैं यंग एथलीट्स को कि तू ऐसे कर ले, ये थोड़ा सा ये ड्रग ले ले, थोड़ा सा तेरी देख परफॉर्मेंस, और वो बच्चे को क्या पता परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो काम हो जाएगा। सो ओवरऑल आप देख लो कि कितनी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ रहा है। सो हमें इसको रोकना होगा। एक तो इसलिए कि हमारी इमेज खराब होती है, दूसरी इसलिए कि भाई एथिकली मॉरली भी तो कितना गलत है ना कि आप नॉर्मली परफॉर्म करने वाले लोगों के साथ में आप डोपिंग लेकर के फिर बाद में आप परफॉर्म कर रहे हो। तो भाई जो नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड मेडल आया है, उस गोल्ड मेडल की इमेज को हम कंटिन्यू बनाए रखें और हमारे देश में और लेकर के आए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल। और इसके लिए जो डोपिंग वाला इशू, इसके लिए जीरो टॉलरेंस वाला सिस्टम है, हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर इसी तरीके से मेडल से ज़्यादा हमें डेंट मिलता रहेगा, हमारी इमेज के ऊपर धब्बे लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक करना ज़रूरी है। ओके, तो डिस्कशन में ये आर्टिकल्स थे, यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।